हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में एंड में वीडियो थोड़ा ब्लैकआउट हो गया था। हमने जो फिज़िकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन की कंडीशन इम्पोज की थी, जो हम रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे हाइड्रोजन एटम का, तो पता लगा था वो जो लैम्डा एक कांस्टेंट था जिसके अंदर हमारे एनर्जी वेरिएबल छुपा हुआ था, वो मस्ट बी इक्वल टू एन। एन था के इक्वल टू के प्लस एल प्लस वन, तो एन की अलाउड वैल्यूज़ केवल 1 2 3 4 हो सकती हैं। तो फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन ये एग्जैक्टली बोर मॉडल वाला एक्सप्रेशन है। तो बोर मॉडल जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है वो तो यहाँ से आपकी एक्सप्लेन हो ही जाएंगी। ओके, जैसे लाइमन बामर लाइंस जो जैसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, बेसिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, फाइन स्ट्रक्चर वगैरह अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़ में मैंने आपको देखने को कहा है, बट वो बेसिक फीचर्स। लेकिन ये एन और एल का जो रिलेशन है, जैसे हमने एल और एम क्वांटम नंबर्स हमारे थीटा और फाई इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए थे, उनका जो आपस में उनकी अलाउड वैल्यूज़ हैं, एम की अलाउड वैल्यूज़, एल की अलाउड वैल्यूज़, और एम और एल का आपस में रिलेशन, मतलब एम की अलाउड वैल्यूज़ माइनस एल टू प्लस एल हो सकती हैं इन यूनिट्स ऑफ जम्प्स ऑफ वन, वो सारा हमारा डिराइव होकर आया था, एडॉक नहीं, आप यूज़ करते आए हैं। बट सिमिलरली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस पे हमारी एनर्जी डिपेंड कर रही है 1/n² टाइप से, ये क्वांटम नंबर की अलाउड वैल्यूज़ 1 2 3 4, लेकिन इसका एल के साथ रिलेशन भी आप बहुत इजीली देख सकते हैं। आप या इस एग्जांपल से देखिए, ये एन की वैल्यू, के की वैल्यू, एल की वैल्यू, माना एन को मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो एन 1 बनने का तरीका है के और एल दोनों जीरो हों, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि पहले से 1 का कंट्रीब्यूशन +1 से आ रखा है, तो के और एल जीरो। तो एन, इसका मतलब एन इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एल की जो, आप के को इसके बाद भूल जाइए, के से आपने मिडवे कैलकुलेशन किया, लेकिन उसके बाद एल की अलाउड वैल्यू आप देखें, एन इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू केवल जीरो हो सकती है। इसी के बजाय एन इक्वल टू आप 2 पे जाएँ, 1 पहले आ चुका है, तो ये सम के प्लस एल के 2 बनने के दो तरीके हैं, या तो ये के प्लस एल के 1 बनने के दो तरीके हैं, या तो ये जीरो ये 1, या ये 1 ये जीरो, 1 0 या 0 1। तो आप एल पे कंसंट्रेट कीजिए, एन इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एल की अलाउड वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ओके, इसी तरह से 3 के करस्पॉन्डिंग आपके 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं के और एल के, इन दोनों को मिला के 2 कंट्रीब्यूट करना है ताकि 2 + 1 3 बन जाए। तो 2 इनके कंट्रीब्यूशन करने के 3 तरीके हैं, 0 2 1 1 2 0, 0 2 1 1 2 0। अब आप केवल एल की वैल्यू पे कंसंट्रेट करें तो एन इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू या तो 0 या 1 या 2। तो आप वो पैटर्न देख रहे हैं, एल की अलाउड वैल्यू 0 से शुरू होती है किसी भी केस में, और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, n-1 तक। वो आप सिंपली, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता था, बट वो आप एक्सप्लिसिटली इस टेबल में देख सकते हैं। तो जो क्वांटम नंबर्स का जो आप आज तक यूज़ करते आए हैं कि हमारे क्वांटम नंबर्स ये होते हैं और इनकी अलाउड रेंज ये होती है, और ये वो सारा आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, आपने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए, वहाँ से उसके बाद उन रूल्स को अप्लाई करने पे, और बेसिक रूल है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन की कंडीशन को इंपोज करते रहना है। ओके, वेव फंक्शन को बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बाउंड्री पे मैच होना है, डेरिवेटिव को मैच होना है, इन्फिनिटी नहीं होना है, वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिकली आपके सारे रिजल्ट्स पॉप अप होते हैं। ओके, अगेन मैंने इस वाले पेज पे फिर से एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है, जितने भी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा के फीचर हैं, लाइमन बामर लाइंस, वो सब एक्सप्लेन होते हैं, और जो एल की, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू का रिलेशन था वो फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर एन माइनस के माइनस 1 हो सकता है। तो के की वैल्यू 0 से शुरू होती है, के हमारा समेशन का इंडेक्स था, समेशन का इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता है, तो के अपनी अगर मिनिमम वैल्यू पे हो, 0 पे हो, तो एल की वैल्यू n-1 बनेगी, और उसके अलावा के थोड़ा बढ़ता रहे 1 2 3, तो अब वैल्यू और कम होगी n-2 n-3। लेकिन एल पे आप पे पहले से रिस्ट्रिक्शन है, जब आपने थीटा इक्वेशन सॉल्व की थी, कि एल 0 से नीचे नहीं जा सकता है, तो n-1 n-2 होते होते 0। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं, वही n और l की वैल्यू का जो रिलेशन है, इस तरह से हम पोज कर सकते हैं, ठीक है, कि l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n हमारी l की वैल्यूज़ इस तरह से रेंज करती है। तो क्वांटम नंबर्स जो आप यूज़ कर रहे थे, एस को छोड़ के, मैंने पहले भी कहा एस क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन की पकड़ में नहीं है, उसके लिए आपको रिलेटिविस्टिक थ्योरी पे जाना पड़ेगा, पर आप उसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर अपनी थ्योरी में इंक्लूड कर दें, तो 3 क्वांटम नंबर जो आज अभी तक आप यूज़ करते आए हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस पे एनर्जी डिपेंड करती है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन जिसमें होती है, और एम एल क्वांटम नंबर जिसमें एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारे आपके निकल के आए सॉल्यूशन करके, और सबके आपस के रिलेशन भी हमारे आ चुके हैं। अब जरा वेव फंक्शन को भी देख लेते हैं। हमने एनर्जी वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन वो रेडियल वाला वेव फंक्शन कितना है, जिसको हमने u और u के बाद उसको v के टर्म में लिखा, v के बाद f के टर्म में लिखा, तो f की इक्वेशन पे हमने जब सीरीज टर्मिनेशन की कंडीशन लगाई तो एनर्जी वैल्यू तो आ गई। तो अब मैं f की वैल्यू को फिर से देख सकता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे लैम्डा माइनस एल माइनस 1 था, लेकिन वो जो सीरीज टर्मिनेशन की कंडीशन है वो बनी ऐसी थी कि लैम्डा की जगह k प्लस एल प्लस 1, जिसको हमने n कहा था, ऐसा होना जरूरी है, मतलब लैम्डा की जगह आप n रख सकते हैं। तो अब जो मेरी f की इक्वेशन है वो बेसिकली ये है।
तो अब इस इक्वेशन को मैं फिर से सॉल्व या इसकी सीरीज सॉल्यूशन मेथड नहीं लिखूंगा, आप कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है n माइनस एल माइनस वन, अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखें, अगर आप n और l माइनस वन इधर लाएं, बेसिकली ये k की बात हो रही है। ये k क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी सीरीज जो टर्मिनेट हुई थी वो रो पावर k पे टर्मिनेट हुई थी, मतलब वो पॉलिनोमियल जो बना था वो kth ऑर्डर का बना था। तो ये इक्वेशन में भी आपको ये ध्यान रखना है। अब इस टर्म को हम n माइनस एल माइनस वन लिखेंगे, ओके। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। n माइनस एल माइनस वन उस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का वो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन होगा जो मैक्सिमम kth ऑर्डर का है। kth ऑर्डर से ऊपर का पॉलिनोमियल हमारा नहीं बनेगा, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ। ये अगेन मैथमेटिकल फिजिक्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है जैसे हमने लेजेंड्रे इक्वेशन देखी, फिर एसोसिएटेड लेजेंड्रे देखी, हर्माइट इक्वेशन, और बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस हमारे पास आते हैं। तो हर इक्वेशन को हम उसकी, हर फंक्शन को हम उसकी इक्वेशन से डिफाइन करते हैं यूजुअली, और भी तरीके होते हैं बट तो ऐसे ही एक इक्वेशन जो बहुत कॉमनली फिजिक्स में आती है वो ये है लेगोरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे कहते हैं एक्स वाई डबल डैश प्लस वन माइनस एक्स वाई डैश प्लस क्यू वाई। क्यू यहाँ पे एक इंटीजर होता है, ओके। क्यू की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, क्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, लेकिन इंटीजर होगा। जब जब क्यू इंटीजर होता है तब तब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन सिंगुलर होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्यू आप चाहे तो वैसे नॉन इंटीग्रल भी ले सकते हैं। आप 1.2 ले लो, आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट ये गारंटी नहीं है कि वो सॉल्यूशन सिंगुलर नहीं होगा। सिंगुलर मतलब इन्फिनिटी नहीं बनेगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉल्यूशंस नॉन सिंगुलर हों इस इक्वेशन के, तो ये पाबंदी ऑटोमेटिकली लग जाती है कि क्यू इंटीजर होना चाहिए। एक्चुअली ये सीरीज सॉल्यूशन मेथड से आप करें तो फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा कि सीरीज को कहीं पे टर्मिनेट होना पड़ेगा, और टर्मिनेट ये तभी हो पाएगी जब क्यू इंटीजर होगा, ओके। बट दिस इज द पॉइंट, इस इक्वेशन को कहते हैं लेगोरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके सॉल्यूशंस क्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए इसके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को हम कहते हैं लेगोरी पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल, और लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर क्यू कहेंगे उसे। अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो जो लेगोरी पॉलिनोमियल बनेगा उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी। अगर q की वैल्यू 5 है तो लेगोरी पॉलिनोमियल जो होगा वो 5th ऑर्डर का होगा, x पावर 5 वाला टर्म उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा, एंड सो ऑन। लेगोरी पॉलिनोमियल को जो सिंबल है हमारा मोस्ट कॉमनली LQX, लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ द qth ऑर्डर। ये q यहाँ आ रहा है, बाकी ये स्ट्रक्चर ऐसी रहेगा। q 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। उन सबको आप इन जनरल नाम लेगोरी इक्वेशन कहेंगे, और उसके सॉल्यूशंस हमारे पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन सिंगुलर होते हैं, पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस होते हैं, और उनको हम कहते हैं लेगोरी पॉलिनोमियल्स, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, माना q = 0 है, उस समय इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। अगर आप y की जगह 1 रख दें, क्योंकि y डैश भी 0 हो जाएगा, y डबल डैश भी 0 हो जाएगा। q आप कह रहे हैं 0 केस है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 जो होता है 1 होता है। इसी तरह से इसी इक्वेशन में अगर q की जगह 1 हो तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं y की जगह 1 माइनस एक्स लूँ, 1 माइनस एक्स होगा हमारा लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। q की जगह 1 है, लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये होता है। ऐसे ही अगर q की जगह 2 हो तब सॉल्यूशन ये होता है लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम पावर x की 1 आ रही है, सेकंड ऑर्डर में x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। तो ये हमारे लेगोरी पॉलिनोमियल्स हैं। सीरीज सॉल्यूशन मेथड से इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बट मैं लेगोरी पॉलिनोमियल्स की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर ये लेगोरी पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, qth ऑर्डर का लेगोरी पॉलिनोमियल जो है सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इंटू दिस, मैक्सिमम जो पावर होगी एक्स पावर क्यू होगी। अब एक्स पावर क्यू ये एक पॉलिनोमियल है, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके फिर आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। एक्स पावर 7 वाले पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स पावर 6 वाला पॉलिनोमियल बनेगा, 6 वाले को करेंगे 5 वाला मिलेगा। तो रिपीटेडली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैन बी डिफरेंशिएटेड या तो एक बार या 2 बार, और मैक्सिमम आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? q बार। लेगोरी पॉलिनोमियल को माना एक्स पावर 6 है तो 6 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको कांस्टेंट मिलेगा। आप 7वीं बार भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पर उसके बाद आपको 0 मिलेगा, तो वो हमारे लिए अनइंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए मैंने लिखा है लेगोरी पॉलिनोमियल आपके पास qth ऑर्डर का हो, लेगोरी पॉलिनोमियल सिंपली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये याद नहीं रखना है, ये मैंने कल एग्जाम्पल के लिए लिखा था। ये इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस लेगोरी पॉलिनोमियल है। लेगोरी पॉलिनोमियल qth ऑर्डर के पॉलिनोमियल होते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने की सोच सकते हैं q टाइम्स, फिर से आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे मैक्सिमम q टाइम डिफरेंशिएट। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं हम ये डिफरेंशिएशन? पहले मैं यहाँ पे एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेगोरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर q को अगर मैंने p टाइम्स डिफरेंशिएट किया, माना लेगोरी पॉलिनोमियल 7th ऑर्डर का है और मैंने उसे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो उसके लिए मैं सिंबल लिखूंगा LQ। तो हम पहले ही लिख रहे थे q नीचे, अब मैं p भी लिखूंगा। लेगोरी पॉलिनोमियल qth ऑर्डर का उसे p टाइम्स डिफरेंशिएट कर चुके हैं। लेगोरी पॉलिनोमियल qth ऑर्डर का dp, कैपिटल DP का मतलब है d/dxp, ठीक है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में p टाइम्स डिफरेंशिएट किया। अगेन
पी क्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक्स 7 है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, 2 बार कर लो, 0 बार भी कर सकते हैं, 0 बार कर सकते हैं। 0 बार डिफ्रेंशिएट करना मतलब कुछ नहीं किया, बेसिकली आपने लेगोरी पॉलिनोमियल को छेड़ा ही नहीं। एक्स पावर 7 वाला पॉलिनोमियल था, 7th ऑर्डर का था, एक बार डिफ्रेंशिएट किया L17, तो अब आपका 6th ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल बनेगा। L27 किया, उसी को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो अब एक्स पावर 7 से घट घट के वो एक्स पावर 5 रह जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल्स हैं, इनको कहा जाता है एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल्स। ओके, और ये जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो मैंने ये लिख रखी है, पर उससे पहले जरा इस चीज़ पे इंपॉर्टेंट ध्यान दें। ये पॉलिनोमियल्स जो अपने आप हैं लेगोरी पॉलिनोमियल, एल क्यू जब आप लिखते हैं ये क्यूएथ ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है, लेकिन एल क्यू पी एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्यू माइनस पी। इसको सिंपली ये सोचिए, एल क्यू जो था वहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसमें एक्स पावर क्यू मैक्सिमम थी, अब पी बार उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो पी पावर कम हो गई होंगी, एक्स पावर 7 था, एक बार डिफ्रेंशिएट किया एक्स पावर 6 रह गया, 2 बार किया 7 - 2 5 रह गया। तो ऐसे ही अगर पी बार आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, उसी को तो एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल कह रहे हैं, तो उसका ऑर्डर वो भी एक पॉलिनोमियल है, पर उसका ऑर्डर क्या होगा, क्यू माइनस पी। रिमेंबर दिस, और ये हम शो कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, मैंने यहाँ पे नहीं किया है बट आई विल हिंट यू कैसे आप कर सकते हैं। अगर लेगोरी पॉलिनोमियल इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने डिफाइन किए, तो लेगोरी पॉलिनोमियल का पी टाइम्स डिफरेंशिएशन जो है, जिसको हम एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल कह रहा है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन काफ़ी हद तक इस इक्वेशन से मैच करती है। फर्स्ट टर्म एक्स और वाई डबल डैश, वाई के बजाय यहाँ मैंने एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल ले लिया सीधे सीधे, एक्स एल डबल डैश प्लस यहाँ 1 - x था, यहाँ पी का फैक्टर भी आ जाता है। जितनी बार आपने लेगोरी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके एसोसिएटेड लेगोरी बनाया है पी टाइम्स, वो पी का फैक्टर यहाँ एक्स्ट्रा आ जाता है, और उसके बाद एल का डैश, यहाँ वाई का डैश, यहाँ एल का डैश, और लास्ट टर्म में यहाँ केवल क्यू था, यहाँ क्यू माइनस पी। अगेन जितनी बार डिफरेंशिएट किया है उतनी बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगेन एल, वाई डबल डैश, वाई डैश वाई की जगह मैंने सीधे वेरिएबल का नाम जेड या वाई कुछ नहीं रखा, सीधे लेगोरी पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कौन, ये वाला फंक्शन। लेट मी अगेन रिपीट, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लेगोरी पॉलिनोमियल्स, उनको पी बार डिफरेंशिएट करो तो उनको एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल कहते हैं, बट एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल की बात क्यों कर रहे हैं, वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट स्टिल क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको और ये एफ वाले वेरिएबल की इक्वेशन को कंपेयर करो, होपफुली ये दोनों आपको एक साथ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रो है, यहाँ एक्स है, ओके। तो अगर x की जगह आप रो समझें, इस इक्वेशन में x की जगह रो समझें, और p+1 के फैक्टर की जगह 2l+2 समझें, 2l+2 माइनस रो, p+1 माइनस x का रोल रो के पास है, और p+1 का रोल 2l+2 के पास है, और n-l-1 का रोल है q माइनस p के पास। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन एग्जैक्टली है, मतलब f की इक्वेशन एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन है, मतलब f असल में एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल है। सिंपली इस डिस्कशन का पॉइंट ये था, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लेगोरी पॉलिनोमियल, उनको m p टाइम्स डिफरेंशिएट करें तभी भी पॉलिनोमियल्स बनते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो q और p को अगर हम एप्रोप्रिएट वैल्यू सेलेक्ट कर लें तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इनफैक्ट वो नामकरण यहाँ पे हमने कर रखा है, x की जगह, इस इक्वेशन में x की जगह रो सोचें, और p+1 की जगह 2l+2 सोचें, और q माइनस p उसकी जगह n-l-1 सोचें। तो ये इक्वेशन एक्चुअली पूरी f की इक्वेशन है। तो तब मैं लिख सकता हूँ, अच्छा हमारा जो f रो है वो कितना है, l q p रो, पर ये q p की वैल्यू कितनी है, आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू सीधे सीधे निकल रही है, p+1 है 2l+2, तो p होगा 2l+1, और p की वो वैल्यू यहाँ यूज़ करो तो आपको q की वैल्यू निकल के आती है n+l। ओके, तो हमें f जो है उसका सॉल्यूशन लेगोरी पॉलिनोमियल है, और कौन सा लेगोरी पॉलिनोमियल है, q की जगह n+l, लेट मी राइट इट ओवर हियर एज वेल, n+l, और p की जगह 2l+1। एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल, f इक्वेशन का सॉल्यूशन एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल है, n+lth ऑर्डर वाले से आपने पहले शुरू किया होगा और उसको 2l+1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया होगा, तो जो एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल बनता है वो आपका इस f इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस, अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कैसे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे पहुँच सकते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लेगोरी पॉलिनोमियल है, इससे इस पे कैसे, आप इस इक्वेशन को m टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए और लेबनिज़ रूल अप्लाई कीजिए, ये हमने पीछे भी एक जगह किया था, वो आप अप्लाई करेंगे और
खुद y के या लेगोरी पॉलिनोमियल के m टाइम्स डिफरेंशिएशन को आप एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल घोषित कर दें, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी. सो दिस इज हाउ वी गेट फ्रॉम हेयर टू हेयर. दैट कैन बी इजीली डन. 3 या 4 या 5 लाइन में हो सकता है, बट आई हैव स्किप्ड इट. मुझे उसकी जरूरत नहीं है. एक्चुअली मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ, f की इक्वेशन एक्चुअली एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन होती है विद द आइडेंटिफिकेशन. q की जगह है n+l और p की जगह है 2l+1. सो दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन कि हमारा जो f है, f ये है लेगोरी पॉलिनोमियल, एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल, नीचे वाला इंडेक्स n+l, ऊपर वाला इंडेक्स 2l+1. ओके. और क्योंकि देखो अब जो f है वो n और l दोनों क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा. n और l की अलग अलग वैल्यू होंगी तो अलग अलग बनेगा ये फैक्टर. तो f के साथ मैं n और l अटैच कर देता हूँ. ये ऐसा ही है जैसे हमने y l m थीटा फाई, y l और m दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स. इसी तरह से f वाला पार्ट n और l दोनों पे डिपेंड करेगा. तो ये हमने कर दिया दिस. ओके. यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें. अगर आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो कुछ जगह लेगोरी पॉलिनोमियल का नोटेशन स्लाइटली डिफरेंट होता है. आप ध्यान कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. लेगोरी पॉलिनोमियल जो होता है, पहले हमने इसकी बात की LQX, ये होता है Qth ऑर्डर का पॉलिनोमियल. मतलब मैक्सिमम उसमें x पावर q होती है, बाकी छोटी पावर्स भी होंगी पर मैक्सिमम पावर x की q होती है. और LPQ क्या होता है, आपने इस x पावर q मैक्सिमम जो पावर थी इसको p टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया है. तो अब आपके पास जो पॉलिनोमियल बचेगा उसमें x की हाईएस्ट पावर q माइनस p होगी. तो लेगोरी पॉलिनोमियल का ऑर्डर कैसे पता लगता है, किस ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, q में से p को घटाओ, q में से p को घटाओ. तो अब हमारा ये जो f का सॉल्यूशन है, अगर आप इसका ऑर्डर निकालना चाहें, इसका ऑर्डर कितना है, n+l में से 2l+1 घटाओ, n+l में से q में से p घटाओ, तो ये आपका बन रहा है n-l-1. तो कुछ नोटेशंस क्या करते हैं, कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स मैथमेटिकल फिजिक्स या इवन क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में लेगोरी पॉलिनोमियल में नीचे वाले इंडेक्स को इसके बराबर लिखते हैं. ऊपर वाला इंडेक्स भी कई बार अलग टाइप से रहता है, पर वो नीचे वाला इंडेक्स n-l-1. ठीक है. हम मतलब वो उनका नोमेनक्लेचर ऐसा होता है, वो नीचे वाले इंडेक्स को q-p करके लिखते हैं. ऊपर वाले इंडेक्स को संभवतः p ही लिखते होंगे, पर नीचे वाला इंडेक्स q-p. ये और ये में एक ही इन्फॉर्मेशन है. आपको अगर q और p बता रखा है तो यहाँ से आप q-p निकाल सकते हैं, या आपको q-p और p बता रखा है तो यहाँ से q निकाल सकते हैं. लेकिन ये नोटेशन का अंतर है. तो हो सकता है आप अलग सोर्स से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वहाँ लेगोरी पॉलिनोमियल का नीचे वाला इंडेक्स l-1. इस वाले नोटेशन का एक फ़ायदा होता है केवल छोटा सी, सीधे सीधे ये एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल का ऑर्डर आपको बता देता है, किस ऑर्डर का वो पॉलिनोमियल है. लेकिन वो आप इस नोटेशन में भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. इसमें से इसे घटा दो, n+l में से आप घटा दो 2l+1, तो n-l-1 बन गया. इनफैक्ट मैं आपको फिर रिमाइंड कराऊंगा, n-l-1 ये इक्वेशन कंपेयर करके q-p, एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल का ऑर्डर q-p ही होता है. हमारे केस में n-l-1. मैक्सिमम जो पावर बनेगी रो की वो n-l-1 बनेगी. ओके. तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़, ये चीज़ आप फिर से देख सकते हैं. हमने देखा था n और l में जो रिलेशन था, जो आपको बहुत छोटी क्लासेस से पता भी है, कि n की गिवन वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2 से शुरू होती है और मैक्सिमम n से कम तक होती है, n-1 तक. उसको आप यहाँ देख सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. n+l जो ये नीचे वाला फैक्टर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर हम l के टर्म्स में कंप्यूट करें. n+l की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं. l को l ही रहने दो. n की वैल्यू मैक्सिमम l के टर्म में कितनी हो सकती है, l+1, l से एक ज़्यादा. ओके. l+1 फॉर अ गिवन l, दिस l+1. आप इनको ऐड करें तो ये कितना बन रहा है, 2l+1. इसका ऊपर का इंडेक्स कितना है, 2l+1. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो आप इस फैक्टर के कर सकते हैं, x पावर q के कर सकते हैं ताकि आपको 0 ना मिले, वो 2l+1 ही है. इस केस में फिर से ध्यान करो, LQP x पावर q है ये मैक्सिमम. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने पे निकलें, आप एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार. मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, q बार कर सकते हैं. तो ये वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ कंटेंड है. ये 2l+1 का फैक्टर कभी भी इस फैक्टर को एक्सीड नहीं कर सकता है. फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन आपने n एक बार पिक कर लिया तो आप l को अलग अलग वैल्यू भले ही देते रहें, पर ये n+l वाला कॉम्बिनेशन कभी भी 2l+1 वाले से छोटा नहीं पड़ेगा. 2l+1 वाला कॉम्बिनेशन एट दी मोस्ट n+l के बराबर बन सकता है, उससे ऊपर नहीं निकल पाएगा. ओके. सो ये आप देख सकते हैं वेरी वेरी इजीली. अच्छा, अब कुछ शुरू के कुछ एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. थोड़ा सी एग्जाम्पल समझ लीजिए इसे.
अगेन एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है एल क्यू पी होता है, एल क्यू से स्टार्ट करो, बेसिक लेगोरी पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करो और उसे पी टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दो। और यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर p बराबर जीरो हो, p बराबर जीरो मतलब डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं, तो अगर आप जीरो टाइम्स वाला एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनॉमियल्स लिखेंगे तो वो ओरिजिनल वाले लेगोरी पॉलिनॉमियल के बराबर ही होगा जिसमें हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था। उसे आप इक्वेशन के लेवल पे भी देख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में p बराबर जीरो हो, p बराबर जीरो, तो ये लास्ट टर्म केवल q इंटू वाई या l बन रहा है, q इंटू वाई बन रहा है, और ये इस टर्म में p जीरो है तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर आप बेसिक लेगोरी पॉलिनॉमियल के टर्म में नहीं सोचना चाहते हैं, सीधे एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनॉमियल्स के टर्म में सोचना चाहते हैं, ये एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनॉमियल्स हैं, और जब p बराबर जीरो होता है उस खास केस में ये इक्वेशन बनती है। ओके दिस, तो इधर वे यू कैन थिंक ऑफ दिस। लेकिन लेगोरी पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर जीरो एज अ फंक्शन ऑफ रो 1 के बराबर होता है, मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल में वो दिया था। तो अब जिसके लिए लोअर वाला इंडेक्स जीरो है, तो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन आप जीरो ही टाइम्स कर सकते हैं। आप खुद ही देख लें, यहाँ तो रो है ही नहीं, इस फंक्शन की डेफिनेशन तो 1 है, रो है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन एक भी बार नहीं कर सकते हैं। एक भी बार नहीं कर सकते मतलब जीरो बार कर सकते हैं, तो मैं उसे L00 लिखूंगा LQP वाले नोटेशन में, और एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया तो फिर से 1 मिला। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से आप देखें, ये वाला मेरा कभी भी वेव फंक्शन का पार्ट नहीं बन सकता है। क्यों? हमारे लिए नीचे वाला इंडेक्स होता है n+l, हमारे लिए n+l है। n की वैल्यू तो 1 से ही शुरू होती है, और l तो नेगेटिव होता नहीं है, कम से कम 0 होगा फिर उससे ऊपर। तो ये वाला कुल मिला के नीचे वाला इंडेक्स 1 से नीचे तो होता ही नहीं है। तो ये वाला एग्जाम्पल केवल मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे काम का नहीं है। इनफैक्ट यहीं पे एक दूसरी चीज़ देख लीजिए, हमारे वाले लेगोरी पॉलिनॉमियल में f के सॉल्यूशन में जो ऊपर वाला इंडेक्स आता है वो आता है 2l+1। l को आप अलग अलग वैल्यू दें, 0, 1, 2, 3, तो ये 2l+1 या तो 1 बनेगा या 3 बनेगा या 5 बनेगा या 7 बनेगा। मैथमेटिक्स तो हमें ये कह रही थी एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनॉमियल बनाते हुए आप कितनी भी टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी, बशर्ते आप मैक्सिमम x की पावर को एक्सीड ना कर जाएं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे काम के लेगोरी पॉलिनॉमियल्स आने वाले हैं, उनमें ये नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन का टाइम्स जो है या तो एक बार होगा या 3 बार या 5 बार या 7 बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि वहाँ 2l+1 है। ओके, तो अगला लेगोरी पॉलिनॉमियल मैंने आपको लिखा था फर्स्ट ऑर्डर का, जो बेसिक लेगोरी पॉलिनॉमियल होता है वो होता है 1 माइनस रो, फर्स्ट ऑर्डर का। अब आप इस फर्स्ट ऑर्डर वाले को एक या तो 0 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 0 बार मतलब कुछ नहीं किया, 1 माइनस रो। लेकिन अगेन इसका क्वांटम मैकेनिक्स में कोई यूज़ नहीं होने वाला है। क्यों? ऊपर का इंडेक्स कितना है? 0। ऊपर का इंडेक्स या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5, 2l+1 होने के कारण तो ये काम का नहीं है, पर मैथमेटिकली इतना होता है। लेकिन अगर मैं इस L1 को एक बार डिफरेंशिएट करूं रो के रेस्पेक्ट में, 1 माइनस रो को एक बार डिफरेंशिएट करो रो के रेस्पेक्ट में, यू गेट -1। ये मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है, L11 को मैंने लिखा है L1+0 ऊपर 2 × 0+1। क्यों? n+l 2l+1। ये लेगोरी पॉलिनॉमियल कहाँ काम आएगा? उस वाली स्टेट को लिखने के लिए जिसके लिए n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। n+l, l0 यहाँ भी और l0 यहाँ भी, 2l+1। ये वाला वेव फंक्शन कहाँ काम आएगा? अभी हम देखेंगे। हाइड्रोजन एटम का टोटल वेव फंक्शन जो होता है उसमें 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं, साई, n, l, m। ठीक है, इसमें से जो n और l की वैल्यू है वो ये दो शुरू के 2 नंबर्स हैं, n और l। तो n और l अगर माना मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जिसके लिए n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो जब उसका वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट लिखूंगा, क्योंकि वेव फंक्शन हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बनाया है, रेडियल इंटू एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट तो हमारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गए, रेडियल पार्ट में लास्ट में एक पार्ट f भी आता है, उसमें और भी पार्ट्स हैं, e⁻⁻⁴/2 ρl+1, लेकिन एक f भी है। तो जब हम f वाला पार्ट लिखेंगे तो f वाला पार्ट उस समय यही तो लिखा जाएगा, ये वाला L11, और L11 सिंपली कितना होता है? कांस्टेंट। प्लस माइनस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेव फंक्शन में हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, वेव फंक्शन की अपने आप कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसे 1 भी सोच सकते हैं। तो अगर मैं जब हाइड्रोजन एटम के लिए इस तरह का वेव फंक्शन लिखूंगा जिसमें n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो उस समय जो लेगोरी फंक्शन मेरे काम में आएगा वो ये वाला है L11, और जो सिंपली 1 के बराबर होता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, अगर n 1 है और l 0 है तो m के लिए एक ही चॉइस बचती है, m बराबर 0। तो साई 100, जब मैं साई 100 लिखूंगा तो उसमें रेडियल वाले वेव फंक्शन में ये कंट्रीब्यूशन आएगा 1 के बराबर केवल। ओके, इसी तरह से
सेकेंड ऑर्डर का बेसिक लेगोरी पॉलिनॉमियल ये होता है हाफ 2 - 4 रो प्लस लो स्क्वायर। आप इसे 0 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है, फिर से यही मिलेगा। लेकिन अगेन वो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी काम का नहीं होने वाला है। क्यों? आपने डिफ्रेंशिएशन 0 बार किया है। क्वांटम मैकेनिक्स में नंबर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 2l+1, या तो 1 या 3 या 5, तो ये वाला काम का नहीं है। लेकिन आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप इस टर्म को एक बार डिफ्रेंशिएट करें, आपको मिलेगा ρ-2। यू कैन चेक वेरी इजीली ρ-2। इसको मैं ज़बरदस्ती इस फॉर्म में लिख रहा हूँ n+l 2l+1। इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 + 0 2 × 0+1 n+l और l यहाँ भी 2l+1। n की वैल्यू 2 वाली स्टेट और l की वैल्यू 0 वाली स्टेट। n की वैल्यू 2 वाली स्टेट, l की वैल्यू 0 वाली स्टेट। m की वैल्यू मैंने फिक्स नहीं की है, बट अगेन जब l 0 होता है तो m ऑटोमेटिकली एकमात्र चॉइस क्या होती है? 0। जब मैं साई 2 0 0 वाला वेव फंक्शन लिखूंगा, उस समय जो रेडियल पार्ट में मैं को वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसमें f की जगह मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, ρ-2। कुछ इस तरह का मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके साथ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी आएगा, बट जो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंस है वो यही होगी, ρ-2। अगेन आप L2 को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये रो स्क्वायर का तक है। 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके मिलेगा तो 1। पर ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपके किसी काम का नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों? डिफ्रेंशिएशन या तो 1 बार या 3 बार या 5 बार, सो मिलेगा इतना नहीं। तो यहाँ पे से जो हमारा एकमात्र काम का बना क्वांटम मैकेनिक्स में शायद ये होगा। इसी तरह से आप L3 को देख सकते हैं बुक्स में। L3 कितना होता है? उसको 0 बार डिफ्रेंशिएट करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। पर जो 1 बार और 3 बार वाले डिफ्रेंशिएशन है वो आपके काम के होंगे। इनफैक्ट वो l = 0 और l = 1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग के होंगे। आपने L3 से स्टार्ट किया, बुक में आप इसको देखिए या इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप इससे L3 0 बना सकते हैं। L3 0 तो L3 ही होगा, एक भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एक बार डिफ्रेंशिएट करके L3 1 बनेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके और L3 2 बनेगा, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करके L3 3 बनेगा। इसमें से ये हमारे काम का नहीं होगा L3 0, और L3 2 भी काम का नहीं होगा। L3 1 किस तरह से काम का होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ n+l 3 और 2l+1 1। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। साई n-l-m वेव फंक्शन के साथ हम 3 क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। तो जब हम साई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0, और जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 है तो m की भी केवल एक चॉइस बचती है, 0। जब इस स्टेट का वेव फंक्शन में लिख रहा हूँगा तो ये जो L31 की वैल्यू होगी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही L33 की जरूरत कहाँ पड़ेगी? उसको देखने के लिए पहले इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखो। 3 2l+1 की फॉर्म में बनता है 2 × 1+1। तो L की वैल्यू कितनी है? 1। तो नीचे वाले इंडेक्स को मुझे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, n+n ले मिलके 3 बनना है। तो 1 कंट्रीब्यूशन तो L से आ गया, तो n कितना होगा? 2। साई 2, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, और बाकी पार्ट m। अब l = 1 के करस्पॉन्डिंग m की 3 चॉइस बनती हैं, -1 0 1। तो यहाँ 3 अलग अलग वेव फंक्शन बनेंगे, पर उन 3 वेव फंक्शंस का जो रेडियल वाला पार्ट है वो L33 से निकलेगा आपका। बाकी एंगुलर पार्ट उनके अलग हो जाएंगे। एंगुलर पार्ट अलग क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एंगुलर पार्ट आप लोग ध्यान कीजिए, इनफैक्ट लेट मी राइट इट ओवर हियर, लेक्चर में आगे भी होगा, बट साई n-l-m आपका फाइनली ये बनेगा। हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया था, हमने कहा था साई है r और y का प्रोडक्ट। y को हम सॉल्व कर चुके हैं। y हमारा l और m क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, और r जो है, r को हमने u की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और u को फिर उसके बाद u का जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो खुद इस प्रकार का आया, e⁻⁻² ρ/l+1, और साथ में f। और f हमने कहा ये तो भाई लेगोरी पॉलिनॉमियल होता है ये वाला। तो ये आपका रेडियल वाला सॉल्यूशन ये है। रेडियल वाला सॉल्यूशन 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, n पे और l पे। एंगुलर वाला सॉल्यूशन l और m दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट मी राइट दैट ऑल्सो ओवर हेयर। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए अब तक। हमारा हाइड्रोजन एटम का टोटल वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें एक अपॉन में एक r या रो का फैक्टर और होगा, क्योंकि कैपिटल R होता है u/r दिस। बट द पॉइंट इज 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की है। एनर्जी जो है, जो कि रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकली, वो तो केवल n पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। पर जो रेडियल वाला वेव फंक्शन का पार्ट है वो n और l दोनों पे डिपेंड करता है। ये देख लीजिए, ये f रेडियल वेव फंक्शन का पार्ट तो है, तो ये n और l दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, दिस
सो दीज वेर सम एग्जाम्पल्स। अच्छा, लेगोरी पॉलिनॉमियल्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकल फिजिक्स में, हम इन्हें यूजुअली स्टडी करते हैं, जैसे उनका जनरेटिंग फंक्शन, उनकी ऑर्थोनॉर्मलिटी। ऑर्थोनॉर्मलिटी वैसे हमारे थोड़ा काम की हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली मैं उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे कोट करूँगा, हम उसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन आपका ऑर्थोनॉर्मलिटी शो करता है। तो वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कहाँ से आती है? वो ऑर्थोनॉर्मलिटी रेडियल वाले पार्ट में लेगोरी पॉलिनॉमियल्स की ऑर्थोनॉर्मलिटी के कारण आती है। ओके, लेट मी स्किप दिस पॉइंट। तो अब मैं अपना सॉल्यूशन, रेडियल वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिखता हूँ। u आप ध्यान कीजिए, u में हमने एक एसिम्प्टोटिक पार्ट e⁻⁻ π/2 पता लगाया था, फिर नियर द ओरिजिन बिहेवियर √l+1, और उसके अलावा बाकी पार्ट था f। तो f हमारा है ln+l 2l+1 ऑफ रो। तो ये बन गया मेरा u। ओके, और कैपिटल R और u का जो रिलेशन था वो ये था, कैपिटल R होता है u अपॉन कोऑर्डिनेट r, और r की जगह हमने स्केलिंग करके एक वेरिएबल रो लाए थे। रो और r एक ही चीज़ है, बस रो बराबर था अल्फा आर। तो अभी अगर मैं कॉन्स्टेंट्स का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी वैसे भी नॉर्मलाइजेशन करना है, तो मैं आर को ये भी समझ सकता हूँ, यू को अगर एक रो के फैक्टर से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रेडियल वेव फंक्शन बन जाता है। ओके, आर। तो अगर मैं रो के एक फैक्टर से डिवाइड करूँ तो रो की एक पावर कम हो जाएगी। तो जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है वो e⁻⁻ वाला फैक्टर है, रो की पावर केवल l रह गई है, और ln+l 2l+1। ओके, आप अगेन देख सकते हैं जो पॉइंट मैंने अभी कहा था, रेडियल वेव फंक्शन n की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा और l की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो इसमें दोनों क्वांटम नंबर्स आएंगे, डिपेंडिंग ऑन n3 है, l1 है, या n3 है, l2 है, या जो भी कॉम्बिनेशन है, ये फंक्शन अलग अलग वैल्यूज़ लेगा। तो रेडियल वेव फंक्शन जो है, रेडियल वाला पार्ट जो है सॉल्यूशन का, वो n और l दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा। u की फॉर्म में भी आप n और l अटैच कर सकते हैं, मैंने r के साथ यहाँ पे फाइनली उसे बॉक्स में लिखा है। ये है हमारा रेडियल वेव फंक्शन। ओके, लेट मी अगेन रिपीट, रेडियल पार्ट n और l पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एनर्जी केवल n पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एक केवल रेडियल इक्वेशन को ही सॉल्व करके ये भी निकला नहीं ये भी निकला, लेकिन ये वाला पार्ट n और l दोनों पे डिपेंड करता है। रेडियल इक्वेशन में आते दोनों हैं n और l, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में, वेव फंक्शन वाले पार्ट में n और l दोनों आ जाते हैं, पर एनर्जी वाले पार्ट में केवल n अपनी प्रेजेंस शो करता है, l अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है। इसी फीचर को हम डीजेनरेसी कहते हैं। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि एनर्जी केवल n पे डिपेंड कर रही है। अगर एनर्जी n के साथ सोचिए l पे भी डिपेंड करती, तो संभवतः अलग अलग n के अलग अलग l के लिए अलग अलग एनर्जी बनती, बट यहाँ पे केवल एनर्जी n पे डिपेंड कर रही है, l की तरफ वो देखती नहीं है एनर्जी, तो इसलिए डीजेनरेसी आती है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ये रो जो हमने ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था अल्फा टाइम्स आर, हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आर था अल्फा आर, और अल्फा की वैल्यू इतनी थी 2√2μ/d और h×² आर। एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसे अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपका एक्सप्रेशन ये बनता है। मैंने इसमें z और n के फैक्टर अलग कर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग एटम्स, हाइड्रोजेनिक एटम्स जिन्हें हम कहते हैं, हाइड्रोजन हो, आयनाइज्ड हीलियम हो, डबल आयनाइज्ड लिथियम हो, उनके लिए z की हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, और n तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बाकी ये कांस्टेंट है 2μe²/h², ये एक कांस्टेंट है इनटू r। तो इनफैक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं रो और r के बीच जो प्रोपोर्शनलिटी का फैक्टर है वो n पे डिपेंड करता है। मतलब ये अल्फा वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। n बराबर 2 है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग बन रही है, n बराबर 3 है तो अलग बन रही है। तो ये अल्फा के साथ एक्चुअली हमें n लिखना चाहिए, टू बी मोर प्रिसाइज। कभी हम लिखते नहीं हैं, बट पॉइंट ये है, अल्फा को मैंने स्केलिंग फैक्टर कहा होगा। एक स्केलिंग फैक्टर, r और रो में लगभग एक ही इन्फॉर्मेशन है, r 0 है तो रो 0 है, r ज़्यादा है तो रो ज़्यादा है, r कम है तो रो कम है। बस अंतर यह है, रो डायमेंशनलेस है और r की डायमेंशन है। तो अल्फा को हम स्केलिंग पैरामीटर कहते हैं, लेकिन स्केलिंग पैरामीटर इस समय जो है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है, वो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, तो ये हमारा रेडियल पार्ट हो गया, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी लिखा है इसका। इस रेडियल वेव फंक्शन को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन किया है अल्फा, ये अल्फा जो हमारा ये था, अल्फा के टर्म में इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को लिखें तो थोड़ा इजी बनता है, √α³ फैक्टोरियल n-l-1 ओवर 2n फैक्टोरियल n+l3, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। ये हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम पर्पज़ के लिए मैं तो ये कहूँगा क्रैम करने की जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट बुक में देख लीजिए, हाँ ये इस तरह का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर द रेडियल पार्ट। तो अब मेरा टोटल वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का टाइम आ गया। साई हमने ऐसे स्टार्ट किया था, रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट को भी हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके, लेकिन बाद में पूरा सॉल्व करके ये रहा एंगुलर पार्ट।
उसमें एक थीटा पार्ट का सॉल्यूशन होता है हमारा एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स PLM कॉस थीटा, PLM x, लेकिन x वहाँ पे हमने कॉस थीटा को रखा था, PLM कॉस थीटा। और फाई वाले पार्ट का सॉल्यूशन e⁻i टाइम फाई। तो ये वाला पार्ट आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाला पार्ट है। नॉर्मलाइजेशन का मैं यहाँ पे ध्यान नहीं रख रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन कौन, इसीलिए मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, ये हो गया। और रेडियल वाले पार्ट का सॉल्यूशन e⁻ ρ पावर l और लेगोरी पॉलिनोमियल n+l 2l+1। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है, ये इतना लंबा एक्सप्रेशन जरूर है, बट दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। पूरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना होगा, रेडियल वाला ये वाला नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ले लो, और साथ में जो हम पहले मैंने आपको एंगुलर पार्ट का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपको दिखाया है √2l+1/4π समथिंग लाइक दैट, वो इसके साथ ले लो, तो आपका पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाता है। रेडियल सॉल्यूशन में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, नियर ओरिजिन बिहेवियर, बाकी पॉलिनोमियल बिहेवियर, सीरीज टर्मिनेशन बिहेवियर, स्फेरिकल हार्मोनिक्स में थीटा सॉल्यूशन, फाई सॉल्यूशन। ये रहा आपका कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर दी हाइड्रोजनिक एटम्स, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ये हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में सारी प्रॉपर्टीज़ सिस्टम के बारे में जितना नॉलेज है वो आप वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम के बारे में जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ है। दिस माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ से सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स आपको जितनी परमिशन देता है हाइड्रोजन एटम के बारे में, जितनी चीज़ों की जानकारी की परमिशन देता है, वो सब यहाँ। मैं जानकारी की परमिशन क्यों कह रहा हूँ, आप क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स की डिमांड नहीं कर सकते हैं, मुझे तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण केवल एक पता लग सकता है, जिसे हम कन्वेंशनली LZ कहते हैं। बाकी पता करेंगे तो उनमें अनसर्टेनिटी आएगी, उनकी वैल्यू के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। तो जितना प्रिसाइज नॉलेज क्वांटम मैकेनिक्स आपको परमिट करता है उस फॉर अ गिवन स्टेट, वो यहाँ कंटेंड है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक आध छोटे एग्जांपल्स में ग्राउंड स्टेट और एक आध उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर कुछ इन्फॉर्मेशंस एवरेज डिस्टेंस, एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, तो वो आइडियाज़ मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ कोट की है, n और l की कुछ स्मॉल वैल्यूज़ के लिए, अगर ऑर्बिट के टर्म में बोलूँ मैं, बोर ऑर्बिट के टर्म में, नियर बाई ऑर्बिट्स के लिए, न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिट्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू मैंने कुछ फैक्टर्स के लिए यहाँ लिखी है। यहाँ पे मैंने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, बीटा μe²/h²। तो बीटा जस्ट एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमारे लिए ज़्यादा रोल नहीं होगा। जस्ट R10 जो है वो 2β3/2 e⁻βr है। ये e⁻βr कहाँ से आ रहा है आप देखिए, ये इस वाले फैक्टर से आ रहा है। ओके, और क्योंकि L की वैल्यू 0 है, तो ρ पावर 0 खत्म, ये फैक्टर भी नहीं आ रहा है। और Ln+L 2l+1, जब 1-0 कॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाया था, जब 1-0 कॉम्बिनेशन होता है तो जो लेगोरी पॉलिनोमियल है वो भी एक कांस्टेंट के बराबर बनता है, तो तभी तो ये इस प्रकार का बन रहा है। बाकी सब कांस्टेंट, बेसिकली ये वाला फैक्टर आ रहा है। इसी तरह से आप R की जगह 2 n की जगह 2 और L की जगह 0 इसमें रख के देखें तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है, β/2 पावर 3/2 कांस्टेंट 2 - βr। ये 2 - βr कहाँ से आ रहा है, L21 केस में आप ये ρ -2 था, 2 माइनस ये ρ हमारा βr टाइप का कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ये, और बाकी ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर, एक्सपोनेंशियल डीके फैक्टर ये आ रहा है। ओके, ऐसी R21 n=2 के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू 1 भी हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में ये 1s स्टेट है, ये 2s स्टेट है और ये 2p स्टेट है। तो 2s और 2p स्टेट का जो रेडियल वेव फंक्शन है अलग अलग है। इन दोनों के लिए एनर्जी तो सेम बनेगी क्योंकि n की वैल्यू दोनों के लिए 2 है, लेकिन जो रेडियल वाला वेव फंक्शन है वो अलग अलग है। कांस्टेंट वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 - βr है, यहाँ βr/√3। फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट दोनों जगह सेम है, लेकिन डिफरेंस है, एनर्जी सेम है लेकिन वेव फंक्शन अलग अलग है, और वेव फंक्शन अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज़ में अंतर आएगा। तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ स्टेट्स के लिए, एलिमेंट्री स्टेट्स के लिए जो होती हैं, किस तरह से निकाली जाती हैं और क्या उसके रिजल्ट्स हैं, और उसको कुछ हद तक हम बोर मॉडल से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इसके साथ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम फॉर द हाइड्रोजन एटम हैज़ बिन डन। एंगुलर पार्ट पहले हो गया था, रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। अब हम केवल हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या कुछ एक्साइटेड स्टेट्स का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट द सॉल्यूशन पार्ट इज कंप्लीटेड ओवर हियर। So with that, I would like to end this lecture. Thank you everybody.